राणा जी एस सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे द्वापर युग से लेकर पंजाब के राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद का अंत कर दिए जाने तक के इतिहास का। इस काल में जो मगध वंश था, मगध राजवंश, जो समय समय पर विभिन्न नामों से जाना जाता रहा, जिसमें अंतिम वंश नंद वंश ने शासन किया, जिसे लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और इतिहासकारों में भी अनेक मत हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो मगध वंश से लेकर नंद वंश तक के इतिहास की। पॉइंट नंबर 1, मगध साम्राज्य की स्थापना वैदिक काल में महाराजा मगध ने की थी और मगध की पहली राजधानी राजगीर या गिरिव्रज की स्थापना महाराजा मगध के 16वें उत्तराधिकारी वसु ने वसुमती नाम से की थी और ये राजधानी चारों ओर से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसी कारण इसे गिरिव्रज नाम दिया गया, इसका नाम पड़ गया। नंबर नेक्स्ट 3, वसु के पुत्र बृहद्रथ हुए और जिनके नाम पर इस वंश का नाम बृहद्रथ वंश पड़ गया। ये प्रतापी शासक थे, इसलिए नाम बदल गया। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध, ये वही महाभारत वाले जरासंध है, को भीम ने मारकर उसके पुत्र सहदेव को राजा बनाया था और जरासंध कंस के ससुर, मथुरा के कंस के ससुर और द्रौपदी के भाई धृतराष्ट्र धूम्न का साला था। इसकी बहन शशि रेखा धृष्टद्युम्न की पत्नी थी। बृहद्रथ वंश का 24वां और अंतिम शासक रिपुंजय हुआ, जिसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने करके अपने पुत्र प्रधोत को शासक बना दिया था। प्रधोत को मलेच हंता भी कहा जाता है क्योंकि इसने कई मलेच जातियों, हूण, बर्बर आदि से अपने पिता का प्रतिशोध लिया था। प्रधोत वंश के 5 राजा हुए, जिनमें अंतिम वर्तिवर्धन को हटाकर बिम्बसार ने हर्यक वंश की नींव डाली। बिम्बसार के बचपन का नाम हर्यक था, इसे हर्यक भी कहा जाता था, इसलिए इसके नाम पर यह वंश प्रसिद्ध हुआ, जो 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक चला। बिम्बसार ने 52 वर्ष शासन किया, अजातशत्रु ने 32 वर्ष शासन किया। फिर उदयन और उदयन के बाद 3 शासक हुए जो बड़े ही अयोग्य थे। जनता में असंतोष इनके समय में फैल गया था। नंबर 8, बृहद्रथ वंश के बाद मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का फिर नाम बदल गया। यह वंश पितृहंता वंश भी कहलाता है। बिम्बसार को जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। यह बुद्ध के समकालीन थे और बिम्बसार को मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नंबर 11, बिम्बसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग का विलय कर लिया मगध में और अजातशत्रु को वहां उपराजा बना दिया। बिम्बसार बड़ा ही कूटनीतिक और दूरदर्शी शासक था। उसने 3 शादियाँ की जिनके राजनीतिक फायदे मिले। ये शादियाँ थी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन महाकौशल, दूसरी लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से और तीसरी शादी पंजाब के मद्र राजा की पुत्री अक्षेमा से की थी। इसके अलावा इन्होंने अवंती, सिंध और गंधार से मित्रता स्थापित करके अपनी स्थिति बहुत मजबूत बना ली थी। नंबर 13, भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक ये बिम्बसार ही था। स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक बिम्बसार था। वैशाली जो विश्व का प्रथम गणतंत्र है, बिहार में बना था, संसार में भी पहला गणतंत्र। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली को बिम्बसार उस पर मोहित होकर उसे राजगृह ले आया और वहाँ उस पर जीवक पैदा हुआ, जो बड़ा हो जिसे शिक्षा बिम्बसार ने तक्षशिला में दिलाई और जब बड़ा होकर मगध का राजवैद बना, बिम्बसार का राजवैद बना। अवंती के राजा चंड प्रधोत महासेन को जब पीलिया हो गया था तो बिम्बसार ने राजवैद जीवक को ही उसका इलाज करने उज्जैन मध्य प्रदेश में भेजा था। बिम्बसार ने बुद्ध की सेवा में भी राजवैद जीवक को ही लगाया था जब बुद्ध वहां भ्रमण पर गए थे और बिम्बसार ने बुद्ध को सेनापति बनने का ऑफर भी दिया था। अजातशत्रु, बिम्बसार के बाद अजातशत्रु का शासन आता है 492 ईस्वी पूर्व में। पिता की हत्या करके अजातशत्रु मगध का शासक बना, यानी इसने बिम्बसार की हत्या की
और बिम्बसार अंतिम दिनों में पागल हो गया था। उसे एक कक्ष में बंद रखा जाता था, उसकी हालत किसी से देखी नहीं जाती थी। अंत में उसे समाप्त करने का निर्णय हुआ था। इसका अन्य नाम कुणिक था। इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने काशी और वज्जी संघ को अपने राज्य में मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार द्वारा फूट डलवाकर लिच्छवी राज का अंत कर दिया। फूट डालो राज करो की नीति यहाँ से आरंभ होती है। और लिच्छवी राज का अंत भी बड़ा विचित्र है। बिम्बसार की पत्नी थी चेलन्ना, लिच्छवी राजकुमारी थी। उसके 2 पुत्री थी, जिसे उसने अपना हाथी और एक हीरो का हार भेंट किया था। मनमुटाव हो जाने पर अजातशत्रु ने वापस मांगा तो लिच्छवी राज से संघर्ष छिड़ गया। उन्होंने नहीं मानी बात और अंततः ये लिच्छवी राज का विलय मगध में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न नंबर 20। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी, जबकि जैन ग्रंथ उसे पितृहंता नहीं मानते हुए पितृभक्त बताते हैं। अजातशत्रु की सेना में 2 नए अस्त्र आए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक था महाशिला कंटक, जिसके द्वारा रथ से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे शत्रु के ऊपर, और दूसरा रथ मूसल था, जो रथ में वहाँ से उनको घुमाया जाता था और शत्रु पर वो गदा की तरह प्रहार करते थे। ये दोनों हथियार बड़े ही खतरनाक उस समय थे। नंबर 22। युद्ध में हाथियों का प्रयोग सबसे पहले मगध में ही किया गया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में हुआ था। अजातशत्रु ने उनकी मृत्यु के बाद राजगृह में एक स्तूप बनवाया और राजगृह में ही सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध सभा करवाई, जिसमें पिटकों को सुत पिटक और विनय पिटक में विभाजित कर दिया गया। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है, शासक बना। उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर एक किले के रूप में कुसुमपुर नगर बसाया। यहाँ पर एक किले की स्थापना तो अजातशत्रु ही कर चुके थे, मगर राजधानी नहीं बना पाए। कुसुमपुर नाम से राजधानी बनाई उदयन ने, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया, और फिर शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर पटना कर दिया। उदयन की हत्या अवंती के एक गुप्तचर ने कर दी थी, जो अवंती इनका विरोधी राज्य था। उदयन के बाद उसके 3 अयोग्य पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिसे दर्शक भी कहा जाता है, ये शासक हुए। इनके काल में जनता में असंतोष फैल गया। किसानों आदि ने विद्रोह कर दिया, जिसका फायदा उठाकर अमात्य और सेनापति शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में इसको हटाकर नागवंश की स्थापना की। इस प्रकार नागवंश का आगमन हो गया। नंबर 29। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को मगध में मिला लिया। इस तरह से विस्तार होता गया मगध का। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अलावा गिरिव्रज को भी राजधानी बनाया, किंतु इसके बाद कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बना लिया। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। ये काले रंग के थे, इसलिए कालाशोक या काकवर्ण इनका नाम है। द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक के शासन काल के 10वें वर्ष में वैशाली में हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 366 ईस्वी पूर्व में राजधानी के निकट घूमते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी छुरा घोंपकर एक व्यक्ति के द्वारा। और हर्षचरित, जो बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित, उसके द्वारा यह हत्या महापद्मनंद ने की थी। अब नंदवंश का अध्ययन देखते हैं, जो 344 ईस्वी पूर्व से चंद्रगुप्त मौर्य के आगमन तक है। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसे पुराणों में सर्व अक्षत्रांतक यानी अक्षत्रियों का नाश करने वाला तथा दूसरे परशुराम का अवतार भार्गव कहा गया है। इसके 8 पुत्र थे, जिसमें घनानंद सिकंदर का समकालीन था। महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन नाम दिया गया है, उग्रसेन कहा गया है। नंबर नेक्स्ट 37। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए हैं महापद्मनंद और उनके 8 पुत्र, जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अंतिम घनानंद था।
उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्मनंद कहा गया है। शेषाट तो उसके पुत्र ही थे और महापद्मनंद ने स्वयं एकराट की उपाधि धारण की थी। नंबर 40 बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न आते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। कलिंग विजय सबसे पहले महापद्मनंद ने की थी और वहाँ पर नहर भी महापद्मनंद ने बनवाई थी, जिसका वर्णन खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में है। इसी अभिलेख में लिखा है कि महापद्मनंद ने कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा ली थी, जिसे वो मगध ले आए थे वहाँ से उठाकर। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है प्रश्न। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला पहला शासक भी महापद्मनंद ही था, जो विंध्याचल पर्वत के पार गए। चाणक्य महापद्मनंद का मित्र था। बहुत खास प्रश्न है ये कि चाणक्य महापद्मनंद का मित्र था, जबकि उसने ही इसका विनाश कराने में अहम भूमिका निभाई, इस वंश का विनाश कराने में। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज नाम दिया है, अग्रमीज कहा गया है। कात्यायन, वररुचि और उपवर्ष नामक विद्वान नंद काल में ही हुए थे। सक्टार और स्थूलभद्र नंद वंश के जैन मतावलंबी अमात्य थे। घनानंद का अंत चंद्रगुप्त मौर्य, जो पंजाब के राजा थे, घनानंद का अंत पंजाब के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने करके नंदवंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना मगध में की। जय हिंद, जय भारत।